Hello everyone. Today in unit number 4 chemical kinetics we are going to discuss about rate law equation. After differential rate we are going to discuss about the rate law equation. Before starting the topic I am going to recap our last video lecture. और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ाई थी वो थी डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन. Differential rate of reaction. How differential rate of reaction is written for a chemical reaction. Let we have a reaction N2 gas plus 3 moles of H2 gas and reaction goes to the 2 moles of ammonia. Then इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लिखा जाएगा. रेट मीन्स ऑलवेज डिवाइड बाई टाइम. फॉर रिएक्टेंट्स इज डिसअपीयरेंस साइन ऑफ नेगेटिव. रिएक्टेंट रेट है तो dt से डिवाइड करो. रिएक्टेंट है तो घटेगा साइन माइनस का होगा. किसके लिए? पहला रिएक्टेंट N2, दूसरा फिर से रेट लिखना है. अब रेट तो चाहे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, सेम होगा तो इक्वल का साइन लगेगा. माइनस है रिएक्टेंट के लिए DH2, बट ये रिएक्टेंट 3 है दैट्स वाई 1/3 करो. फिर प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव. रेट है तो dt से डिवाइड. किसके लिए लिखी गई है? अमोनिया D of NH3 1/2. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ लिया था. मेन पॉइंट्स में फिर से बता देता हूँ. जब भी आप रेट लिखते हो टाइम से डिवाइड करोगे. रिएक्टेंट्स के लिए लिखते हो साइन नेगेटिव लगाओगे. जितना स्टोकियोमेट्री होता है उसको 1/, में लिखोगे ताकि ये इक्वल का नहीं, साइन जो बीच में लिखा हुआ है ये मीनिंगफुल रहे. कोई पूछ भी सकता है व्हाई 1/3 इज डन हियर. बिकॉज वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट टू मेक द ऑल रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू ईच अदर. टू मेक ऑल रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू ईच अदर. टू मेक ऑल रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल. हर एक रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल बनाने के लिए मुझे इनके स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ा. ये हमारी मजबूरी थी कि हमें स्टोकियोमेट्री से क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है. क्लियर? ओके, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन द स्पीड और रेट. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ द रिएक्शन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे मेरे पास कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एज यूजुअल वेरी स्लो रिएक्शन. फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन. नेम भी बता रहा है. एक रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है उसे हम वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं. बट साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे रिएक्शन विच टेक्स आवर्स, ईयर्स और मंथ्स टू गेट कंप्लीटेड. ए रिएक्शन विच टेक्स आवर्स, ईयर्स और मंथ्स टू गेट कंप्लीटेड. A reaction which requires a large time, a lot of time, plenty of time to get completed, that reaction is known as very slow reaction. A reaction which get completed in a lot of time. A reaction which requires a lot of time. कितना time? Lot of time, hours, months or years to get completed is called very slow reaction. एग्जाम्पल दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कितने भी लिख लो इसके. पहला एग्जाम्पल व्हाट इज द स्लो रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना बहुत स्लो रिएक्शन है. लोहे का पीस है, एकदम से तो उसको जंग लगेगा नहीं. एक दिन में भी जंग नहीं लगता, कम से कम भी उसको 15 दिन, 10 दिन, महीना, साल इतना लगता है, तब जाके आयरन के जंग लगता है, कोरोजन होता है. तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वेरी स्लो रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन एग्जाम्पल, सेकेंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में किसी भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल का बनना.
फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हो आप कि भाई सदियों पहले, कभी 6 अरब साल पहले, कुछ जाके इतने टाइम पहले यहाँ पे डायनासोर थे, वो धरती के नीचे दब गए, उनकी वजह से जो फॉसिल ऑयल बना है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। कितना टाइम लगा, ईयर्स लग गए, 2000 साल लग गए, 20,000 साल लग गए, इतने साल लगे तब जाके वो फॉसिल ऑयल बना है वहाँ पे अर्थ क्रस्ट में। तो यानी इस रिएक्शन को जनरली क्या बोला जाएगा, वेरी स्लो रिएक्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे सुना हो कभी भी, ग्रेफाइट गेट कन्वर्टेड, ग्रेफाइट कन्वर्जन टू डायमंड। अब ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है कि ग्रेफाइट डायमंड में कैसे बदल सकता है, बट अर्थ क्रस्ट के अंदर ये रिएक्शन में भी पॉसिबल हो जाए। एक बहुत स्लो रिएक्शन है, हाईली स्लो रिएक्शन है, जिसको कन्वर्ट होने में कम से कम 2000 साल लग जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जनरली हम कंसिडर नहीं करते कि वहाँ हुई भी होगी, बट रिएक्शन ज़रूर हो रही हो, है ना। तो इनमें से किसी भी एक रिएक्शन को उठा लो, ये सारी रिएक्शंस आपकी वेरी स्लो टाइप की रिएक्शंस में काउंट होती हैं, यानी बहुत स्लो होने वाली रिएक्शंस को हम वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन, स्लो और मॉडरेट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड वेरी स्लो रिएक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, उसको भी मिनट्स तो लगते ही हैं, आवर्स लग जाते हैं, है ना। यानी जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ठीक ठाक सा टाइम लगता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है सेकंड्स में रिएक्शन होगी, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत टाइम लगा, ईयर या मंथ लगे या डे लगे। एक रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट, 25 मिनट, इतना टाइम लगता है, उस रिएक्शन को जनरली क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्शन। ए रिएक्शन विच गेट completed in minutes or hours or in limited hours कॉल्ड एस मॉडरेट और स्लो टाइप रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में ठीक ठाक सा टाइम लगता है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग गया। ऐसी रिएक्शन को जनरली हम क्या बोलते हैं, स्लो या मॉडरेट टाइप रिएक्शन, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस रिएक्शन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो गया। एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स की मैंने रिएक्शंस में डिस्टिंक्शन टेस्ट पढ़ाए थे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते थे। तो हमें पता है कि जो सबसे फास्ट रिएक्ट करता था वो आपका 3 डिग्री एल्कोहल होता था, है ना। लुकास रिएजेंट ZnHgHCl के साथ, जो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करता था, वो पार्टिकल आपका 3 डिग्री एल्कोहल होता है। सबसे स्लो रिएक्ट करता है या फिर हीट करने पे रिएक्ट करता है 1 डिग्री एल्कोहल होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल में भी काउंटेड इन स्लो और मॉडरेट रिएक्शंस, 2 डिग्री एल्कोहल में भी काउंटेड इन स्लो और मॉडरेट रिएक्शंस, है ना। लेकिन थर्ड वेरी फास्ट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट और फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट और फास्ट रिएक्शंस, नाम से भी पता चल रहा है जो रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, मतलब मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जनरली उनको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। ए रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड इन माइक्रो, मिली और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड के कुछ हिस्से में कंप्लीट हो जाती है। A reaction which get completed in microseconds, milliseconds or fraction of a second is known as very fast reaction, is known as very fast reaction। इस टाइप की रिएक्शन को जनरली बोला जाता है एक फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल सबके सामने है ही, HCl जमा NaOH, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस means reaction between strong acid and strong base। strong acid और strong base के बीच की रिएक्शन को जनरली कौन सी बोला जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस आपके पास है, एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए इसका, कि एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जो कंप्लीट होने में जिसको एक लॉट ऑफ टाइम लगता है, उस रिएक्शन को जनरली हम बोलते हैं आपकी वेरी स्लो रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में लिमिटेड आवर्स या लिमिटेड टाइम में हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। और क्या बोलते हैं उसको,
मॉडरेट रेट रिएक्शन। एक रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, उस टाइप की रिएक्शन को जनरली बोला जाता है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज जनरली ए वेरी स्लो रिएक्शन, ना सॉरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एसिड और बेस की पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है दोनों के बीच में, तो इस रिएक्शन को हम जनरली क्या काउंट करेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। और इधर रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल और कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। मॉडरेट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, 1 डिग्री एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, ZnCl2 एनहाइड्रस कार्बोकटाइन बनता है। 1 डिग्री 2 डिग्री थोड़ा सा टाइम लेती रिएक्शन होने में, और 3 डिग्री वेरी फास्ट रिएक्शन। 3 डिग्री एल्कोहल एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, 1 डिग्री और 2 डिग्री स्लो में काउंट होते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ रिएक्शंस के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रेट लॉ इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट पढ़ा चुका हूँ मैं इससे पहले, आपने डिफरेंशियल रेट के बारे में पढ़ लिया, लिखना सीख लिया, यूनिट्स देख ली, मोल्स पर लीटर पर सेकंड होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट देख लिया आपने, मोल पर लीटर होती है। तो नेक्स्ट इज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सेकंड इज रेट लॉ इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज रेट लॉ इक्वेशन। व्हाट डज द रेट लॉ इक्वेशन सजेस्ट, ये कहता है कि आपके पास कोई भी रिएक्शन है, लेट वी हैव ए रिएक्शन A प्लस B मोल्स ऑफ B, और यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ABCD जो भी प्रोडक्ट बनना है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन है। तो रेट लॉ इक्वेशन बोलता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मतलब सिर्फ डिपेंड करता है किन पे, ओनली एंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। पिछली रिएक्शन में डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में लिखा गया था, दैट्स वाई रिएक्शन की रेट को डिफरेंशियल रेट बोल रहे थे। इस बार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन, रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली concentration of reactants. The rate of a reaction is directly proportional to the concentration of A reactant and product of the concentration B reactant. Rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants. Product यानी multiplication of concentration of reactants and each raised to the power alpha and beta. ईच रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा। ध्यान देना यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है या अल्फा बीटा लिखा है मैंने, जरूरी नहीं कि ये ए और बी इसकी पावर आए, ये अल्फा और बीटा हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज होती है। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, मैंने गलती से नहीं लिखा, ये अलग होता है। मे बी ए और बी अल्फा बीटा के बराबर हो और मे नॉट बी, बराबर हो भी सकता है, हो भी नहीं भी हो सकता। तो लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा विच मे बी और मे नॉट बी स्टोइकियोमेट्री। Rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant, product of the concentration of reactant, each raised to the power alpha and beta, which may be or may not be stoichiometry coefficient. Stoichiometry इनको बोलते हैं। These are known as stoichiometry, A and B. Small a and small b are known as stoichiometry. Now, फिजिक्स में जिस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पे भी हटाया, कांस्टेंट का यूज किया, दैट कांस्टेंट इज स्मॉल के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन वेयर फर्स्ट पॉइंट इज दैट के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, K is known as rate constant and it is constant for a reaction at fixed temperature. एक constant temperature पे ये हमेशा फिक्स होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइड की गई है, उस केमिकल रिएक्शन का के जो होता है उसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है और ये कभी नहीं बदलता, उस रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, बशर्ते कि किसको कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर। कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट देन एवरीथिंग विल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मीन्स एवरी रेट कांस्टेंट विल रिमेन्स सेम। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि के जो वर्ड है, स्मॉल के जो है, इसको जनरली रेट कांस्टेंट बोला जाता है। आखिरी में नाम लिख दिया कांस्टेंट, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स फॉर एवरी रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
This rate constant is a constant numerical value for a given reaction or for a particular reaction. It changes only when temperature get changed. It changes when temperature get changed. Next, point number second from this reaction, alpha and beta are experimentally determined term, ना कि theoretically लिखी गई हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं लिखी गई है, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके लिखी जाती है। विच मे बी अल्फा इज इक्वल्स टू ए और बीटा इज इक्वल्स टू बी और मे नोट बी और ऐसा भी हो सकता ना हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ए अल्फा के बराबर नहीं हो सकता, बी बीटा के बराबर नहीं हो सकता है, बट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको पता नहीं किस रिएक्शन में इक्वल है किस में नहीं है, तो कैसे पता चलता है? एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करो जी उसको। क्लियर है? उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंट से। डिफरेंस आएगा, थोड़ी देर बाद एक और टर्म आएगी। तो मैं पहले बता रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म्स विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हाँ, पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है कि सम ऑफ द पावर्स अल्फा एंड बीटा इज गिवन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज जनरली नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज जनरली नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसको चेक कर लिया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर थर्ड के बाद पॉइंट नंबर 4 पे मैं आता हूँ। पहला पॉइंट था कि जो आपका के होता है उसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। के इज जनरली नोन एज रेट कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है दी गई रिएक्शन के लिए। अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज़ हैं, जो कि स्टोइकोमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पता नहीं किस में बराबर हो किस में नहीं हो। अल्फा और बीटा का सम एक चीज़ ज़रूर बताता, वो होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट। क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट है रेट कांस्टेंट की यूनिट। क्यों इम्पोर्टेंट है? रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसका फिंगरप्रिंट होता है। एक टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसका फिंगरप्रिंट होता है, जो स्पीड के बारे में बताता है। रेट कांस्टेंट ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रेट कांस्टेंट कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो मतलब सीधी बात है, रेट कांस्टेंट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो रिएक्शन के बारे में हमें बताएगी। तो इक्वेशन देखो, रेट इक्वेशन क्या बता रही है इसके बारे में? इक्वेशन कह रही है भाई रेट जो है मेरा वो किसके बराबर है? के इंटू ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। तो रेट कांस्टेंट की रेट लिखी, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। हमें वैल्यू निकालनी रेट कांस्टेंट की, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया, एज इट इज़ रखा और इसको उठा के इसके नीचे लेके आया। तो रेट मेरी इक्वल आ गई किसके? कंसंट्रेशन ए की पावर अल्फ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाया था, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो जनरली होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकलवाई थी मैंने, और कंसंट्रेशन की भी यूनिट बताई थी। कंसंट्रेशन की यूनिट के बारे में मैंने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। क्लियर? और पावर अल्फा, बी भी एक कंसंट्रेशन है, बी भी तो कंसंट्रेशन है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स पर लीटर। पावर कितनी? बीटा। ये बात सबको समझ में आई? देखो रेट है ना, रेट क्या है? रेट का मीन्स है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट क्या होगी? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अब नीचे ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा मोल्स पर लीटर, है ना। कंसंट्रेशन बी की फॉर्मूला सेम, मोल्स पर लीटर। अब जब देखो, जब भी कभी 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 हो, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये भी मोल्स पर लीटर की पावर अल्फा, ये भी मोल्स पर लीटर, दोनों का बेस सेम है, कोइंसिडेंटली दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर अल्फा जमा बीटा। और यहाँ देखो अल्फा जमा बीटा, वो क्या बोला था मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा प्लस बीटा। बट यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एन, विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
एन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एन को, एन यहाँ पे जनरली नॉन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन जो है वो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोल्स पर लीटर की पावर पर लीटर पर सेकेंड और मोल्स पर लीटर की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अब एक और चीज़ देखो, ये मोल्स पर लीटर पावर कितनी 1 पर सेकंड अलग है, ये मोल्स पर लीटर की पावर कितनी n 10 की पावर 2 बटे 10 की पावर न 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 1। आंसर क्या होगा 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻1। ये कहता है कि दोनों का बेस सेम है लेकिन इस बार दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। पिछली बार था बेस सेम था, दोनों मल्टीप्लाई में थे, पावर ऐड हो गई। इस बार बेस दोनों का सेम है, दोनों डिवाइड में, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो देखो मोल्स पर लीटर की पावर 1 और मोल्स पर लीटर की पावर n, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट बन जाएगी ऊपर जाके मोल्स पर लीटर की पावर में से 1 माइनस ऑर्डर और पीछे रह गया सेकेंड इनवर्स। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट। एक बार इसको चेक करो फिर दोबारा करवाता हूँ उसको। Rate of a reaction according to the rate law equation is equals to K multiplied by concentration of reactants each raised to the power alpha and beta, which are experimentally determined quantities। इसके बाद कहता है कि आपको K की यूनिट निकालनी है, तो K को आप सेपरेट कर लीजिए, K को एज इट इज रखिए और कंसंट्रेशन को उठा के यहाँ नीचे ले आइए। तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन की पावर बीटा। रेट की जो यूनिट है वो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है ना, और डिवाइडेड बाई मोल्स पर लीटर की पावर अल्फा इंटू मोल्स पर लीटर की पावर अल्फा, क्योंकि कंसंट्रेशन है ये और कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में ही लिखी जाती है। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दूं, बन गया मोल्स पर लीटर की पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको सम करने के बाद बन गया एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद कहता है यहाँ पे भी तो मोल्स पर लीटर है, यहाँ पे भी मोल्स पर लीटर है, ऊपर तो पावर कुछ दिख नहीं रही हमें, नीचे पावर n बन गई, तो इसको उठा के ऊपर ले जाओगे तो 1। ओके, तो अब हम इसमें कुछ जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनकी यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। लाइक सबसे पहले हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स मीन n की वैल्यू आपके पास है 0। इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन रेट कांस्टेंट यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर, ऑर्डर 0 है, सेकंड का इन्वर्स। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी आपके पास मोल्स पर लीटर की पावर -1 सेकंड इन्वर्स। तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इट विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकंड। इन द सेम वे अगर वो कहता है कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर तो यहाँ लिखा हुआ है ना, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर इनटू सेकंड का इन्वर्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे K इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड का इन्वर्स। रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकंड इन्वर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 0 सेकंड इन्वर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट बची ओनली एंड ओनली सेकंड इन्वर्स। समझ आ रही है आपको ये बात कि मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट जो उसने दी हुई थी, जो हमने कैलकुलेट करी थी इस प्रोसीजर से, पूरे प्रोसीजर से, वो मेरे पास आ जाती है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर की पावर -1 माइनस ऑर्डर सेकंड इन्वर्स। आप यहाँ ऑर्डर की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको डिफरेंट टाइप का रेट कांस्टेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और हाँ पेपर में ऑर्डर नहीं बताता, बहुत बार आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने का मेथड एक ही बचता है। आइडेंटिफाई करने का जो मेथड बचता है वो एक ही मेथड होता है, और उस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट्स देखो, मोल्स पर लीटर पर सेकंड की पावर 1 माइनस 0 करने पे ये यूनिट आती है। अगर किसी के रेट कांस्टेंट की इस टाइप की यूनिट दी हुई है तो ऑर्डर क्लियरली 0 हो जाएगा। किसी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और उसकी यूनिट्स सेकंड इन्वर्स है तो ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे वो कहता है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है 3.6 इंटू 10⁻⁻² सेकंड इन्वर्स, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड इन्वर्स किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता है?
फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि n और नहीं भी पता चले तो सोल्व करो। जीरो ऑर्डर के लिए या 0 पुट करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पुट करो, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे कितना पुट करो, 2 पुट करो। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है K इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 2 सेकंड का इन्वर्स, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 2 - 1 सेकंड का इन्वर्स, है ना। अब देखो पावर -1 है तो ये बन जाएगा मोल इन्वर्स लीटर की पावर -1 × -1 + 1 सेकंड इन्वर्स। इस टाइप की यूनिट दिखाई दे, ऑर्डर विल बी सेकंड। तो मुझे यूनिट्स का रट्टा नहीं मारना, मुझे ये चेक करना है कि जर्नल फॉर्मूला क्या है। जर्नल फॉर्मूला बोलता है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - ऑर्डर, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स 1 - ऑर्डर 0 1 2 3 1/2 3/2 5/2 कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर दे दिया हाफ ऑर्डर की रिएक्शन, रिएक्शन कितने ऑर्डर की बता रखी है, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ ऑर्डर है, n की वैल्यू 1/2 है, तो रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये बचेगा मोल पर लीटर की पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल की पावर 1 है तो ये पावर 1/2 है तो बन जाएगा 1/2 लीटर की पावर -1/2 सेकेंड का इनवर्स। दिस विल बी द रेट कांस्टेंट। ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार, यही आपका मोल्स पर लीटर की पावर की फॉर्मेशन होगी। तो सभी को ये बात क्लियर है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं और रेट कांस्टेंट की यूनिट से किस टाइप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिए, पेपर में आ जाता है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, ऑर्डर आपको देखना है तो क्या देखोगे, पहले रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पे ध्यान दो। अगर उसकी यूनिट ऐसी कुछ दे रखी है इस टाइप में, ऑर्डर अपने आप कितना हो गया, हाफ। इस टाइप की दे रखी है, ऑर्डर कितना है, सेकेंड। तो ये टाइप मत याद करो, आप याद करो इस फॉर्मूले को। पेपर में जब भी आए कैलकुलेट करो, पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। अगर फ्रैक्शन में दिख रही है तो 1/2 पुट करो, 3/2 पुट करो और चेक करो, मैच करो किससे मैच हो रही है। जिससे वो मैच हो जाती है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर? ओके। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना सीख लिया मैंने कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके बाद बात आती है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बार बार आप बोले जा रहे हो जी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, अल्फा जमा बीटा का सम होता है, जो पावर्स आपने रेज कर रखी है उनका सम जो होता है वो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट टेल्स अबाउट how the rate of it tells how the rate of reaction will change, how the rate of reaction will change if concentration of reactants is changed। यानी अगर किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की अमाउंट, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, हाफ कर दूं, 4 गुना कर दूं, 8 गुना कर दूं, तो उसकी कंसंट्रेशन किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से चेंज होगी, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स इज नोन एज ऑर्डर। कि अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए कंसंट्रेशन को चेंज किया है, मान लो कंसंट्रेशन पहले 2 मोलर थी रिएक्टेंट की, अब मैंने चेंज करके उसको 4 मोलर कर दिया, 2 मोलर से चेंज करके उसको कितना मोलर कर दिया, 4 मोलर। क्लियर? अब ये कहता है अगर 2 से 4 के कितने टाइम्स चेंज किया, कंसंट्रेशन को मैंने 2 टाइम्स चेंज किया, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले R1 थी अब हो जाएगी R2। बताओ R1 और R2 के बीच रिलेशन क्या होगा, और ये बताएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का एक ऑर्डर रिलेशन बताने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ए रिएक्ट। ठीक है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी इसकी। एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, इट इज द सम ऑफ पावर्स of concentration terms raised in
इन रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन, रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है उनकी पावर्स जो होती है उनका सम जनरली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेट ला इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट लिखा हुआ है k इंटू ए की पावर 1 b की पावर 1, then what will be the order? Order is the sum of the powers of the concentration terms raised in a rate law equation। जैसे यहाँ पे मैं पूछूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो पावर्स का सम 1 जमा 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। एक रेट ला इक्वेशन मुझे दे रखी है k इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 और b की पावर 2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन ए रेट ला इक्वेशन। सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन ए रेट ला इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम कर दो, 1 जमा 2 इज इक्वल्स टू 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। एक रेट ला इक्वेशन दे रखा है, डिटरमाइन करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 0। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 1। रेट ला इक्वेशन बोलता था कि किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट पे, और हर एक की पावर अल्फा और बीटा रेज करोगे। जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा उसका स्टोक्योमेट्री हो, मे बी और मे नॉट बी। और जो पावर्स रेज करी हैं उन पावर्स का सम जो होता है वो जर्नली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसी मैं बोलता हूँ इससे डिटरमाइन करके देखो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म ही एक है, उसकी पावर कितनी लिखी है 1, तो एडिशन क्या करना है, सीधा ऑर्डर कितना हो गया 1। रेट ला इक्वेशन दे रखी है, रेट कांस्टेंट के ए की पावर 1/2 बी की पावर 1, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड इन ए रेट ला इक्वेशन इज नोन एज, क्या बोला जाएगा उसको, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, दीज आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसको जनरली क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। एक और तरीका बताता हूँ मैथमेटिकली डिटरमाइन करने का। क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, आप ये देखो, इधर लिखो रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऑर्डर न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करना मुझे, विल बी इक्वल्स टू m अपॉन n, ये याद रखना। अब m और n क्या होता है वो देखो, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिसके रेस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू लिख दी। अब मैं ये कहता हूँ कि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ टाइम्स, रेट का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। रेट यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स रेट चेंज्ड, कितने गुना रेट बदली जब आपने नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज्ड, कितने टाइम आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया है। ये थोड़ा सा चेक करो, मैं न्यूमेरिकली इसको समझाता हूँ किस तरीके से लिखा गया है कि अगर मैंने किसी भी कंसंट्रेशन को 2 गुना 3 गुना n टाइम्स चेंज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन m टाइम्स हो जाती है। तो ये n और m और n का जो रेशियो है वो बताएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे समझो, अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखो, इफ़ द कंसंट्रेशन of a reaction, if the concentration of a reaction is increased by 2 times, rate of reaction becomes 8 times। कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो एक्चुअल रेट होता है वो जनरली 8 गुना हो जाता है जब मैं किसी की कंसंट्रेशन को कितने गुना इंक्रीज करता हूँ, 8 गुना। जब भी मैं किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम हो जाती है। तो फिर से लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम 8 टाइम्स, लिख दो 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो ये कंसंट्रेशन रही, कंसंट्रेशन के नीचे लिखो कितने टाइम गुना इंक्रीज किया, 2 टाइम्स।
रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना, कंसंट्रेशन कितने गुना इंक्रीज, 2 गुना, कितना हुआ आंसर 3, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन विल बी ऑफ थर्ड ऑर्डर, रिएक्शन विल बी ऑफ थर्ड ऑर्डर। एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, रेट रिएक्शन है ए प्लस बी और यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए यूनिट्स में दे रखी है मोल्स पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ ए है 1.0 इंटू 10⁻⁻² मोलर्स, ये भी 1.0 इंटू 10⁻⁻² मोलर दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दे रखा है, पहला फर्स्ट। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है 2 इंटू 10⁻² इंटू 1.0 इंटू 10⁻², ठीक है, और 6 इंटू 10⁻²। थर्ड सेट दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻², ठीक है, और इसको कर दिया 2.0 इंटू 10⁻² और इसको लिख दिया 6 इंटू 10⁻²। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों के रिस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं। पहले मैं शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसको जैसे प्रोसीजर से सोल्व करते हैं वो, यानी अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए तो कैसे सोल्व करना, और अगर इसको शॉर्टकट सोल्व करना तो कैसे करें। देखो, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, तो ऑब्वियस सी बात है, रेट ला इक्वेशन बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर, रेट ऑफ रिएक्शन आर विल इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख सकता हूँ ना रेट ला इक्वेशन से। अब देखो, हमेशा आपको 2 सेट चूज करने, कोई भी 2 सेट ऐसे चूज करने हैं, जैसे पहला दूसरा ले लिया, पहला तीसरा ले लिया, दूसरा तीसरा ले लिया, कोई भी 2 सेट चूज कर ले, और इस तरीके से चूज करने हैं कि एटलीस्ट आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, एटलीस्ट आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट्स एक की कंसंट्रेशन सेम रहे। नहीं समझ में आया? देखो, पहला सेट और दूसरा सेट उठा लो इन दोनों, इसमें नीचे जाते टाइम कंसंट्रेशन ए की पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 2, चेंज हो गई ना। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन बी की पहले भी 1 थी और अब भी कितनी है 1, क्या कोई चेंज आया? नहीं। इसको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट किया कि 2 रिएक्टेंट्स में से कम एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए और दूसरे की क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। 3 होंगे तो 3 में एक की वेरिएबल होनी चाहिए, 2 की क्या मिलनी चाहिए? कांस्टेंट। तो आपने देखा पहले और दूसरे स्टेप से कि जब मैं पहले से दूसरे पे जाता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो उस टाइम पे क्या बी में कोई चेंज आया? नहीं आया, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, पहले 3 गुणा 10 की पावर -2 थी, अब कितनी होगी? 6 गुणा 10 की पावर -2। कितने गुना हो गई रेट ऑफ रिएक्शन? 2 गुना। बात समझ में आई? ए पहले सेट से दूसरे सेट तक गया तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई? डबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना गुना हो गई? 2 टाइम्स हो गई। फॉर्मूला लगाओ, रेट अपॉन कंसंट्रेशन बराबर m अपॉन n। कितने गुना बढ़ा रेट? 2 गुना। रेट कितने गुना बढ़ा? 2 गुना। कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाया? रेट कितने गुना बढ़ाया? 2 गुना। कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाया था? 2 गुना। दोनों कट गया, आंसर कितना आया? 1। रेट अपॉन कंसंट्रेशन बराबर m/n। m/n कैसे पता चला? कौन कितने टाइम बढ़ा ये बताता है। रेट कितने गुना बढ़ी? 2 गुना। कंसंट्रेशन कितने गुना इंक्रीज हुआ? 2 गुना। 2/2 कितना आ गया? 1। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? 1। सबको ये बात समझ में आ गई? फिर से बता देता हूँ। थंब रूल ये कहता है कि आपको 2 सेट ऐसे सेलेक्ट करने हैं, पहला दूसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, कि कम से कम एक रिएक्टेंट बदले और बाकी सारे क्या रहें? कांस्टेंट। जैसे अब मुझे बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मैं ऐसा सेट चूज करूंगा जिसमें बी बदल रहा हो, जिसमें बी क्या हो रहा हो? चेंज। तो दूसरा और तीसरा सेट देखो, दूसरे से तीसरे सेट पे आते टाइम क्या ए में कोई चेंज आया? पहले भी 2 थी और बाद में भी कितनी है? 2। लेकिन दूसरे से तीसरे में आते टाइम बी की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 2। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी पहले 1 थी, अब 2 हो गई। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? 2 गुना।
तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले भी 6 × 10⁻⁻² थी, अब भी 6 × 10⁻² है। क्या कोई चेंज आया है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। कितने गुना बढ़ा है? कोई गुना नहीं बढ़ा, वो तो 0 रहा है, कोई गुना चेंज ही नहीं हुआ। भाई फिर से देख लो, ए में कोई कंसंट्रेशन में चेंज है? नहीं है। बी की कंसंट्रेशन में डबल हुई है, लेकिन रेट देखो, रेट तो कहीं बदली ही नहीं है, रेट तो एज इट इज़ पड़ी है। तो देखो यहाँ लिखा रेट और यहाँ लिखा कंसंट्रेशन, क्या रेट में कोई चेंज आया? नहीं, कंसंट्रेशन में 2 गुना हो गई। ओवरऑल कितना आया? 0। ऑर्डर कितना हो गया? बीटा 0। ऑर्डर इज इक्वल्स टू 0। रेट ला इक्वेशन बन गया k × a⁻1 और b की पावर कितनी? 0। ओवरऑल ऑर्डर हो गया, पावर्स का जोड़ 1 + 0 कितना आ गया? आंसर 1। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये एक शॉर्टकट मेथड है कैलकुलेट करने का, रेट ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, कि मैंने पहले 2 सेट ऐसे सेलेक्ट करने। ये हर टाइम यही रूल रहेगा, 2 सेट ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें एक रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज होती हो, दूसरे की चेंज नहीं होती हो। तो मैंने पहला दूसरा लिया जिसमें एक ए था, 2 से बढ़ के कितना ना, 1 से बढ़ के कितना हो गया? 2। उसी टाइम पे बी नहीं बदला, लेकिन हाँ रेट ऑफ रिएक्शन बी की क्या रही? सेम रही। डबल हो गई। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट क्या हो गया? डबल। 2/2 कितना आंसर आ गया? 1। दूसरा सेट और तीसरा सेट, कंसंट्रेशन ऑफ ए डज नॉट चेंज। बी की वैल्यू डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदली, तो रेट 0 गुना कंसंट्रेशन डबल्स। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब जो मेथड तुम्हें अपनाना है किसके केस में? सब्जेक्टिव पेपर में। ये मैंने एक शॉर्टकट अपनाया है। ये मेथड जो मैंने पढ़ाया है, ये मेथड हर जगह वैलिड होगा, ये शॉर्टकट मेथड है। लेकिन जब क्वेश्चन 2, 3 या 5 मार्क्स में होता है, जब आपको पूरा प्रोसीजर सोल्व करके बताना होता है, तब आप सोल्व करोगे रेट ला इक्वेशन से। क्लियर है? जैसे सबसे पहले लिखोगे बाई सेट 1 कहता है R1 = k × a⁻α और b की पावर कितनी? बीटा। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन इन सेट 1, रेट ला इक्वेशन लिख लो, जर्नल रेट ला इक्वेशन। सेट 1 में रेट ऑफ रिएक्शन है 3 × 10⁻², k कांस्टेंट है, a की वैल्यू है 1 × 10⁻² की पावर अल्फा और b की वैल्यू है 1 × 10⁻² की वैल्यू बीटा। दिस इज द सेट नंबर 1। एक सेट से एक इक्वेशन बनी। बाई सेट 2 इक्वेशन लिख सकते हो सेट 2 से, R2 = k × a⁻α और b की पावर बीटा। ठीक है? सेट 2 में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है? सेट 2 में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है? 6 × 10⁻²। k पता नहीं जी, कांस्टेंट ही रहेगा पूरी रिएक्शन में। a की वैल्यू 2 × 10⁻², b की वैल्यू 1 × 10⁻² और इसकी पावर बीटा और इसकी पावर अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो ना? ये दोनों इक्वेशन लिखी जा सकती है, आसानी से लिख सकता है आदमी इनको। कैसे लिखता हूँ मैं बता देता हूँ। पहले देखोगे रेट ला इक्वेशन जर्नल लिखोगे, पहले सेट के लिए लिख रहे हो तो रेट पहले स्टेप की 3 × 10⁻² है। पहले स्टेप में a की वैल्यू ये दे रखी है, पहले स्टेप में b की वैल्यू ये है। दूसरे स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन ये है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, दोनों लिख दी। मैं करता हूँ डिवाइड इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दो? 1 से। 6 × 10⁻² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻², k × 2 × 10⁻² की पावर अल्फा, 1 × 10⁻² की पावर बीटा अपॉन k × 1 × 10⁻² की पावर अल्फा और 1 × 10⁻² की पावर बीटा। k से कट गया k, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई। यहाँ पे 3 ये 6 और यहाँ ये 6 है, यहाँ 3 है। कितना आंसर आ गया? 2। और इधर बना भाई 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 1 × 10⁻² की पावर अल्फा। यहाँ पे भी कितना बनेगा कट होके? 2। तो ये बन गया 2 = 2 की पावर अल्फा। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1। दोनों का बेस सेम और दोनों इक्वल में रखे गए हैं, दोनों का बेस सेम और दोनों को इक्वल में रखा गया। कंपेयर करके देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? अल्फा। और यहाँ कितना है? 1। जब ये दोनों इक्वल हैं तो अल्फा और बराबर 1। कैसे? यहाँ अल्फा है और यहाँ कितना है? 1।
अरे दोनों इक्वल में है, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर भी क्या होंगी सेम, तो पावर इधर अल्फा इधर 1 है, तो पावर कितनी होगी अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरीके से सेट नंबर 3 के लिए लिख सकते हो R3 बराबर K इंटू ए की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, है ना। तो R3 6 इंटू 10⁻⁻², K ए की पावर कितनी अल्फा, ए कितना 2 इंटू 10⁻⁻² की पावर अल्फा, B कितना 2 इंटू 10⁻⁻² की पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे B डिटरमाइन करना है, B डिटरमाइन करना है तो मुझे B तो वेरिएबल चाहिए, तो B वेरिएबल कौन से स्टेप में है, सेकंड और थर्ड में। तो इसको क्या लिख लो, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड, इक्वेशन थर्ड बाई 1। थर्ड इक्वेशन है 6 इंटू 10⁻², सेकंड इक्वेशन है 6 इंटू 10⁻²। इधर हो गया K 2 इंटू 10⁻² की पावर अल्फा, 2 इंटू 10⁻² की पावर बीटा, ये इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, 2 गुणा 10 की पावर -2, और इधर हो गया 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 1 इंटू 10⁻² की पावर बीटा, इसकी पावर अल्फा, है ना। अरे सही है, यही होगा ना। तो ये अब देखो, अब क्या कह रहा है 1 की 1, ये तो कट गया 1, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना 2 की पावर बीटा। ठीक है, ये तो पूरा 1 बन गया। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, किसी की भी पावर 0, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो मैं यार 1 की जगह कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। क्यों लिखा, क्योंकि मेरा इधर भी 2 लिख रखा है, इसीलिए मैंने इधर को 2 की पावर में बनाया। अरे इधर भी 2 दे रखा है, पिछली बार की तरह आ जाता 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 लिख देता, लेकिन यहाँ कितना आया 1 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा। तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अब कंपेयर करके बताओ बीटा की वैल्यू कितनी 0, तो अल्फा यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 0। तो इन दो तरीक़ों से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने इस लेक्चर में आपको सिर्फ ऑर्डर के बारे में पढ़ाया, रेट ला इक्वेशन के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस करेंगे, फिर अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आ जाएंगे। क्लियर है, तब तक के लिए आपको यही पढ़ना है। क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है। कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं या फिर डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।